अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। दहशतगर्द एक बार फिर सरगर्म है। बम धमाके में डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बाल बाल बच गए, जबकि 25 शहरी जान बहक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में धमाका उस वक्त हुआ जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मदरसे में दस्तारबंदी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। धमाके में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जख्मी हुए। उनके ड्राइवर समेत 25 अफराद जाम बहक हुए। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। धमाके के बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को कोयटा CMH मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। हुकूमत की तरफ से बम धमाके की शदीद मजम्मत की गई है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि दहशतगर्द हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। हम आइन और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। याद रहे कि JJIF के रहनुमाओं पर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले 2011 में मौलाना फजलुर रहमान को 4 सद्दा में 2, जबकि 2014 में कोयटा में खुदकुश हमलों का भी निशाना बनाया जा चुका है। साजिशी थ्योरी से हटकर बात तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर हमला एक ऐसे सूबे में किया गया है जहां CPEC के मंसूबे जेर तामीर हैं, जबकि मशरक़ी, मगरबी और जनूब मगरबी सरहदों पर सूरत हाल नहायत ही कशीदा है। क्या गैर मरई ताकतों के हाथों की तरफ से कोई पैगाम है? सवाल यह भी है कि पार्लिमानी निज़ाम पर यकीन रखने वाली जमातें ही क्यों दहशतगर्दों का सॉफ्ट टारगेट है? हर बार दहशतगर्दी का वाकया, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और इंतहा पसंदी के बयानिए को सवाल के तौर पर फिर सामने रख देता है, जिसका जवाब निदारत है। इसी मामले पर पैनल से बात करेंगे। पैनल में हमारे साथ कराची से मजहर अब्बास, लाहौर स्टूडियो में हफीजुल्लाह नियाजी, इस्लामाबाद से अमजद शुएब, इरशाद भट्टी, बाबर सत्तार, पेशावर से ज्वाइन करिए मारवी सरमद साहिबा। रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल आप सब के लिए इस तरह से, डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर दहशतगर्द हमला, वजह क्या है? फोरम ओपन करेंगे। आप किस तरीके से इस मामले को या इस दहशतगर्द हमले को देख रहे हैं? डिप्टी चेयरमैन सेनेट को निशाना बनाया गया है, क्या वजह पीछे देखते हैं? इस वक्त मुल्क की सूरत हाल, सरहदी सूरत हाल, या मुल्क के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, या फिर बयानिया जिसकी आज तक खुलकर तशरीह नहीं हो सकी? अमजद शुएब साहब। देखिए, बहुत सारे जो वाक़यात हो सकते थे वो आप रोज़ाना पढ़ते हैं कि असला पकड़ा गया, लोग पकड़े गए, और बहुत सारे वाक़यात ऐसे बचाए भी गए, उनके जो करने वाले दहशतगर्द थे वो पकड़े भी गए। लेकिन ये एक ऐसा मसला है जहाँ पे कि आपके बॉर्डर्स खुले हैं और कुछ न कुछ रसाई रहती है ऐसे लोगों को, और कुछ न कुछ फैसिलिटेटर्स मौजूद रहते हैं। हमारा जो सरहदी इलाका है, इसमें बाजौड़ और मोहम्मद साइड से तो हमने किलाबंदी शुरू की है, वहाँ फेंस भी कुछ लगानी शुरू की है, लेकिन अभी बाकी सारा इलाका खुला पड़ा है और मूवमेंट जो है उस पर कंट्रोल नहीं। दूसरी बात यह है कि हमारे अपने सरहदी इलाकों में हमारे बाज़ ज़ोमा, बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने इलेक्शन की ज़रूरत पूरी करने के लिए इन लोगों को ID कार्ड्स बनवा के देते हैं, इनकी मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं, और ना सिर्फ करते हैं बल्कि वो इन्हीं के गाँव में, इलाकों में आके रहते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं वहाँ पे। इनके ऊपर चेक नहीं है। और आप अपने जो दुश्मन डिक्लेयर्ड जो आपको नज़र आता है उस पर तो नज़र रख सकते हैं, लेकिन जो आपकी सफ़ों में होते हैं लोग, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उनको पहचानना। चुनाचे इस सूरत हाल में मेरा अपना ख्याल है कि ये इक्का दुक्का मसाइल हमें रहेंगे जब तक कि पूरा बॉर्डर जो है इसकी फेंसिंग और किलाबंदी नहीं हो जाती, जिसको भी 2-3 साल लगेंगे। बावजूद इसके कि बेशुमार वाक़यात रोके गए, फिर भी खदशा रहेगा कि कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि आपके अपनी सफ़ों में वो लोग मौजूद हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अमजद शुएब साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि अहम लोगों के साथ सहूलतकार मिल जाते हैं, यानी कि उनको वो फैसिलिटेशन देते हैं, ये ऑप्शन रख रहे हैं आप? मैं ये ऑप्शन रख रहा हूँ कि हमारे अपने ही बासर हजरात वो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। बाअसर अफराद ऐसे लोगों को, यानी जो फैसिलिटेटर हैं या जो हमले कर रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं? जी बिल्कुल। नियाजी साहब। देखिए, गैर मरई कुव्वतें नहीं, जानी पहचानी आयशा कुव्वतें हैं कि जो रूबा अमल है। कोई अब चीज़ मख्फी नहीं है, हमारे सामने है। कलभूषण का मामला भी कल की बात है, उसके ज़िम्न में बेशुमार ऐसे छोटे मोटे वाक़यात हैं। ये पिछले हफ्ते जो कुछ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हुआ है, ये सारी चीज़ें इसी के साथ। देखें, 9/11 के ज़िम्मेदार कौन थे, करने वाले कैफे किरदार तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन एक बात हतमी है कि 9/11 की आड़ में अमेरिका ने जो यहाँ पे अज़ाइम अपने आश्कार किए या जिनकी पाए तकमील पहुँचाने के लिए वो रूबा अमल है तब से,
उसमें एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर अनारकी, अफरा तफरी, इंतशार जो है उसको किस तौर जो है फैलाया या बढ़ाया जाए। लेकिन 9/11 से बहुत पहले जो 80 की दहाई में जो स्पेल आउट किया गया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी था 1988 में, जब ये सोल सुपर पावर बन के मुल्क मैदान में होता या दुनिया के अर्ज पे नमूदार हुआ, तो उसमें यह था कि इस खित्ते पे उसने यहाँ पे अपने आप को मुस्तहकम करना था। यहाँ 4 बिलियन लोग रहते हैं बिटवीन रशिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, तो यहाँ पे आगे मुस्तहकम करना था। अब जाहिर है कि सी पैक, जैसे कि आपने बिल्कुल राइट नहीं कहा, वो शुरू हो चुका है। ये सी पैक उनको ही पता था कि सी पैक अल्टीमेटली जब चाइना मजबूत होगा तो उसको यहाँ से राहदारी चाहिए होगी और यहाँ से वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, वो यहाँ से जाएगा। अब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारे जो इदारे हैं सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी वाले हैं, आर्मी हैं, दूसरे बड़े जो इदारे हैं, वो कमाहको इस बात से वाकिफ है। उनसे हमारी कई दफ़ा हमारी मुलाकात हुई है कि ये सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। कहीं पे हम अलाकार बन जाते हैं, कहीं पे हम इस जंग में आ जाते हैं, हमारी बंदे इस्तेमाल भी होते हैं। यहाँ पे तालिबान के नाम पे भी हमारे खिलाफ खिलवाड़ा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने जो कहा ना गैर मरई कुव्वतें, वो जानी पहचानी कुव्वतें हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने यहाँ का चार्ज दिया है। अफगानिस्तान की में खटपतली हुकूमत है। आप अमेरिका और हिंदुस्तान का नाम रख रहे हैं, ये पीछे तमाम मेरा ख्याल है नहीं, हिंदुस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, हमें कोई इसमें कबात नहीं कि ये बिल्कुल है। और इनके कई जगह पे हमने इसको निशान देखे। 3,500 जासूस तो हमने, ये रेमंड डेविस के बाद हमने पाकिस्तान से अभी निकाला, अमेरिका का 3,500 सीए का हरकारा यहाँ मौजूद था पाकिस्तान में, जिनको हमने यहाँ से निकाला है। वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? पिंग पोंग खेलने आए थे, ज़ाहिर इन्हीं कामों के लिए थे कि पाकिस्तान में इंतशार। नियाज़ी साहब ऑप्शन ले रहे हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान जानी पहचानी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं डैनियल कोटेस, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि सी पैक शिद्दत पसंदों और दहशतगर्दों को कार्रवाइयों के लिए मजीद टारगेट्स फराहम करेगा। जो नियाज़ी साहब बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को, अगर सब कुछ पाकिस्तान भी जानता है कि ये लोग हैं, तो पाकिस्तान संभाल पा रहा है सूरत हाल को? आप क्या आज के हमले के पीछे वजह देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो उन 25 ख़ानदानों के साथ के जिनके आज प्यारे चले गए, बड़ा एक क़यामत का होता है कि किसी के घर से यूं अचानक चले जाना, ये क़यामत आ जाती है। और दूसरी बात, उनके सारों को अल्लाह उन सारों को सब्र दे। दूसरी बात यह है कि मैं इस पे भी हैरान हूँ कि गफूर हैदरी साहब जो एक बड़े वो रवायती मौलवी नहीं हैं और इंतहा पसंद मौलवी नहीं हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं। पार्लियामेंट हो या टीवी हो, हमेशा वो उस वक्त जब मौलाना फजल रहमान और पूरी JUI इमरान खान के पे वो हमले कर रही होती थी, तो ये उस वक्त भी उनसे बचा के गुजर जाते थे, तो ये भी काबिल मज़म्मत है। जहाँ तक इस आपके सवाल का तल्लुक़ है आयशा, मुझे तो शक ही कोई नहीं है कि ये इसकी वजह राह है। इसके पीछे अमेरिका हो, इसके पीछे ईरानी एजेंसियों का हाथ हो, इसके पीछे अफ़गानिस्तान हो, लेकिन मेन पे राह है। और अब वो सारा कर रही है। बलूचिस्तान में बदकिस्मती से जो सेकुलर ताकतें थीं, जो रोशन ख्याल लोग थे, वो हिजरत कर गए, उनको एक ख़ास तरीके से निकाल दिया गया। और बलूचिस्तान में एक कुछ सियासतदानों ने अपने ख़ास मकासद के लिए बहुत सारे अफ़गानियों को लाकर बसा दिया। और बलूचिस्तान में सी पैक भी है, बलूचिस्तान में गवादर भी है, और बलूचिस्तान से इतना बड़ा नेटवर्क, हिस्ट्री का बड़ा नेटवर्क कलभूषण भी निकलता है। और ये सारी, आज मेरे ख्याल से एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा कि वो किस तरह बताते हैं कि राह किस तरह एक्टिव होती है और क्या काम करती है। 52 इस वक्त 52 दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिनमें 7 जो हैं जो डिक्लेयर्ड हैं वो बलूचिस्तान में हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो एक्टिव हैं और जो काम कर रही हैं। और 16 साल से हमारा ये बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, मजबूत नेटवर्क है। लेकिन ये है कि आलमी ताकतें आ गई हैं और सारा कुछ आ गया है और राह बहुत एक्टिव है और ये अभी और होंगी और हमें इनके खिलाफ बहुत सारे इक़दाम करने हैं। तो मेरा ख्याल है राह है, फ्रंट पे राह है और वही सारा कुछ कर रही है। बाबर सत्तार साहब। आयशा, वो अंग्रेज़ी की कहावत है कि ट्रबल्ड वाटर्स में लोग मछलियाँ पकड़ने आते हैं, तो बिल्कुल होगा रॉ और बिल्कुल एक ग्लोबल कंस्पिरेसी भी होगी और सब कुछ
हमारे ख़िलाफ़ हो रहा होगा, NDS भी शामिल होगी इस कंस्पिरेसी में, ईरानियन गार्ड्स या उनकी जो इंटेलिजेंस है वो भी इसमें शामिल होगी। इन तमाम एजेंसीज़ को हमारा जो CPEC का मंसूबा है वो भी बुरा लग रहा होगा। तो इसमें बिल्कुल ये सब कुछ हो रहा होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन जो चीज़ हमने बड़ी ज़रूरी जहाँ से जनरल साहब ने बात शुरू की थी कि इसमें हमारे लोग शामिल हैं, ये वो लोग जो हमारी सफ़ों में, ये क्यों मुश्किल है? देखिए, एक काइनेटिक वॉर जो होती है उसमें आपको पता है कि दुश्मन कौन है, आप उससे लड़ाई करते हैं, एक पार्टी जीत जाती है, जब जंग ख़त्म होती है तो बात ख़त्म हो जाती है और उसके बाद आप आगे से अपना पीस का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं। ये नॉन काइनेटिक वॉर है, इसमें जो लोग इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे अपने लोग हैं। जब ये एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चलेगा तो उसमें ये चीज़ भी देखनी इम्पॉर्टेंट होगी कि एहसानुल्लाह एहसान कौन है। एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तानी है ना, अगर वरगला लिया दूसरी एजेंसीज ने तो एक पाकिस्तानी को। सो हमने एक आइडियोलॉजी और के बेसिस के ऊपर, एक रेडिकलाइजेशन के बेसिस के ऊपर ऐसे आइडियोलॉजिकल वेपन्स क्रिएट किए हैं जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और उनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। सो हमने वो वेपन्स बनाए हैं जो हमारे दुश्मन हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये जो नैरेटिव ये तब्दील करना, ये बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे थे PS के बाद, जहाँ पे हमने ये एडमिट करना शुरू किया कि हाँ, ये हमारे लोग हैं, ये आइडियोलॉजी भी यहाँ पे मौजूद है और ठीक है, उसे हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ यूज़ भी कर रहे हैं, अब्यूज़ भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में एक आइडियोलॉजी है जो इनकरेज करती है इन चीज़ों को, उसे आप जिस तरफ मर्जी लेके चले जाएं, लेकिन जब तक उसे प्रोटेक्ट करने वाले लोग यहाँ पे हैं तो ये काम चलता रहेगा। सो उस आइडियोलॉजी को आपने, उस मिलिटेंट आइडियोलॉजी को, फेथ इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी को ख़त्म करना है और जो लोग उससे इनकरेज्ड हैं, जो उन लोगों को सपोर्ट देते हैं, जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, जो ये काम करते हैं, और हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं। तो अब आप जब तक आप ये खत्म नहीं करेंगे, हमारे दुश्मन वजह जरूर, क्या हम इसकी वजह खुद हैं कि हम अंदर से मजबूत नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। नहीं, एक हम उस आइडियोलॉजी को खत्म करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। हमारा बयानिया वाज़ेह नहीं है, इस बायस ही हमले अब तक हो रहे हैं। बाबर सत्तार साहब बात कर रहे हैं कि हमारा बयानिया या फिर वो जिसकी बात कर रहे हैं मिलिटेंट आइडियोलॉजी, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मारवी सरमद साहिबा, किस तरीके से आप देखती हैं सूरत हाल को? हमारा नैब पर अमल दरामद भी चल रहा है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी खड़े हैं गुज़िश्ता 2.5 साल से, लेकिन दहशतगर्द हमले उसी तवातुर से फिर भी होते हैं और अहम शख्सियात को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको क्या वजह दिखाई देती है? शुक्रिया आयशा। बहुत ही अंधोनाक सी खबर है कि 25-26 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं इस हमले में, और हमारे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो साहिब फराश हैं, उनको अगरचे वो ख़तरे से बाहर है। लेकिन जहाँ से बात शुरू हुई थी आयशा, मैं वहीं पर लेके जाना चाहूँगी कि ये एक तो सबसे पहली बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी पार्टी के ऊपर पहला हमला नहीं है, उनकी पार्टी के लीडर के ऊपर हमले होते रहे, और ये जो 1 महीना पहले, तकरीबन कोई 4-5 हफ्ते पहले की बात है, जो उनका यौम तासीस था अज़ा खेल में जो उन्होंने मुनाक़िद किया था, उसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली इस बात पे स्टैंड लिया था कि ये जो ख़ुदकुश हमले होते हैं ये बिल्कुल गलत है और इसमें कोई चीज़ इस्लामी नहीं है। और उन्होंने बहुत क्लियरली ये भी कहा था कि पाकिस्तान के आइन, कानून और इदारों के साथ जो है वो हम खड़े हैं, और जो इनको नहीं मानते पाकिस्तान के कानून, आइन और इदारों को, तो उन्हें चाहिए कि वो अपना ये रास्ता तरक करके और इस तरफ आ जाए, अमन की तरफ आ जाए। और उसके बाद इनके ऊपर जो है इनको धमकियाँ भी थी, और अब ये हमला भी हुआ है। और अब इत्तला ये है, जो अंदरूनी हलक़े हैं JUIF के, वो यही बता रहे हैं कि शायद अब कुछ अरसे के लिए मौलाना साहब की मसरूफियात को भी ज़रा थोड़ा सा वो, अब फ़िलहाल तो तमाम प्रोग्राम उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। अब ये बात है कि ऐसा क्यों, ये कहाँ पे हुआ है? मस्तूंग में हुआ था आयशा, और मस्तूंग जो है वो इलाका, अगर रॉ जो है वो आके मस्तूंग में काम कर रही है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा सीरियसली हमें अपने इस पूरे सिस्टम को देखने की ज़रूरत है। मस्तूंग जो है बलूचिस्तान के अंदर है। मस्तूंग वो इलाका है जहाँ पर रईसानी साहब के ज़माने में, और उससे भी पहले से अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा पाकिस्तान और लश्कर जंगवी, उसके बाद अब लश्कर जंगवी अल आलमी, ये वहाँ पर उनका गढ़ है।
और ये सहूलत मुहैया कर रहे हैं जमातुल अहरार को ऑपरेशनल जो है वो फैसिलिटीज मुहैया कर रहे हैं इस तरह के हमले करने के लिए। तो इन सब का जब एजेंडा एक है तो हमें कौन सी कुव्वत हमें माने है कि हम मस्तूंग से ये ट्रेनिंग कैंप नहीं हटा रहे? कौन सी कुव्वत है जो हमें मना कर रही है? ये रॉ ने किया ना, सबने कहा, सबका कंसेंसस है, रॉ ने किया। रॉ ने किया तो फिर क्यों रॉ को पलने दे रहे हैं हम यहाँ पर? तो जनरल अमजद शोएब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे अपने अंदर मौजूद है ये काली भेड़ें मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, वो मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि ये नैप शैप और बयानियां छोड़ दें आप। ये सिंपल लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सिंपल रूल ऑफ लॉ की बात है। हमने क्यों इजाजत दी है ये कैंप्स की? ये कैंप्स मौजूद है और आज के दिन तक मौजूद है। लोगों के अंदर काली भेड़ें मौजूद है, इस बायस ही हमले हो रहे हैं। हमारे अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं और हमारी स्टेट उन पे क्रैकडाउन नहीं कर रही है। ठीक, मस्तूंग में कैंप क्यों मौजूद हैं अहले सुन्नत वल जमात के और लश्कर जंगवी आलमी के? हमें मालूम नहीं है हमारे इदारों को कि इन दोनों के अंदर कितने रवाबित हैं? ठीक, किसको मालूम नहीं है? अगर मालूम है तो क्यों इजाजत दे रहे हैं? मजहर अब्बास साहब, दो तरह का पॉइंट ऑफ व्यू अब तक की गुफ्तगू में सामने आया कि हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो सहूलतकार भी बनते हैं, जो इस्तेमाल भी होते हैं, और ये आइडियोलॉजी हमने डेवलप की, इस बायस से हमले अब तक हो रहे हैं। और बाहर से भी हमारे खिलाफ सब कुछ कॉन्स्पायर हो रहा है, रॉ है, एनडीएस है, ईरानियंस हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है, हम खुद कहाँ खड़े हैं? क्या हम इस पूरी चीज को एवेल्युएट कर चुके हैं कि हमें किस चीज से कैसे निमटना है? आप क्या वजह देखते हैं? देखिए आयशा, मैं तो इसे बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता हूँ। और ये JUI की जो सियासत है और JUI का जो जमहूरियत पर यकीन है और पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए एक तब्दीली लाने का जो अमल है, ये उन लोगों के लिए काबिल क़बूल नहीं है जो इसको बिल्कुल दूसरे अंदाज में एक स्ट्रगल को देखते हैं। और वो उन जमातों के ख़िलाफ़ हैं कि जो पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, जो आइन पे यकीन रखती हैं, जो जमहूरी अंदाज में चीज़ों को और जमहूरी तब्दीली के ज़रिए इस्लामी निज़ाम लाना चाहती हैं। तो ये एक वो टसल है। आप देखें, JUI पाकिस्तान की मजहबी जमातों में सबसे ताकतवर जमात है और ये 3 मरतबा मुख्तलिफ़ अंदाज में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट में आ चुकी हैं। और मदरसों पे ख़ास तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत ज़्यादा होल्ड है। और चूँकि मदरसे के हवाले से बहुत सी बातें सामने आती हैं, तो JUI का जो बयानिया है और JUI का जो अंदाज़े सियासत है, उसको वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो उसको समझते हैं कि वो अमरीकी नवाज जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। वो ये समझते हैं कि वो उन सेकुलर और लिबरल पार्टीज़ के साथ जमहूरियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। ठीक। और इसीलिए JUI स्पेसिफिकली टारगेट है। देखें, जमात इस्लामी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतनी ज़्यादा जो है मौसर नहीं है जितनी JUI है। जमात इस्लामी भी का भी तर्ज सियासत वही है जो तकरीबन JUI का है, लेकिन चूँकि जमात इस्लामी की उतनी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है इलेक्टोरली वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान की जो शख्सियत है, और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान को ख़ास तौर पे टारगेट किया जाता है। और आज जो लोग शहीद हुए हैं उनमें मौलाना गफूर हैदरी के सेक्रेटरी हैं जो ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं, वो भी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, उनके ड्राइवर और कई लोग हैं। और मौलाना गफूर हैदरी, बज़ाहिर मौलाना गफूर हैदरी इसका टारगेट थे। तो मौलाना फजलुर रहमान के बाद दूसरे स्ट्रॉन्ग आदमी हैं। बलूचिस्तान में JUI में 2 बहुत वाज़े ग्रुप्स भी हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सी जो मजहबी जमातें हैं, आप देख लें सुन्नी तहरीक को किस तरीके से मादी में टारगेट किया गया है, उनके पूरी क़यादत को उड़ा दिया गया था। तो वो लोग जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए आना चाहते हैं, ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, ये उसको रुकावट समझते हैं उनकी स्ट्रगल के लिए। तो मैं समझता हूँ JUI का जो जमहूरियत पर यकीन है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो खास तौर पे टारगेट हैं। आप JUI की आइडियोलॉजी को वजह समझ रहे हैं उन पर हमलों की? JUI का जमहूरियत पर यकीन, JUI का जमहूरियत पर यकीन, दहशतगर्द इस बायस उन पर हमले कर रहे हैं। मजहर अब्बास साहब का ऑप्शन, काली भेड़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, रॉ, NDS, अमरीका, अफगानिस्तान, भारत की जानिब से सब कुछ हो रहा है, गैर वाज़ेह बयानियाँ और बासर अफराद ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। पैनल की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शंस जो इस सवाल के जवाब में फोरम पर सामने रखे गए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे लोड शेडिंग की। अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है नून लीग, इस मसले को हल करने के लिए कुछ कर सकी और कहाँ तक आगे बढ़ी है? पैनल की राय एक ब्रेक के बाद।
रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। मौसमी दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पूरे मुल्क में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरों में 8 से 10 घंटे जबकि देहात में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क में बिजली की तलब इस वक्त 21,900 और पैदावार 16,490 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। बिजली का इस वक्त जो किल्लत या शॉर्टफॉल है 5,410 मेगावाट हो गया है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि हर 1 घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। कि इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट में फॉल्ट और गैस प्रेशर में कमी के बायस आर्जी तौर पर लोड शेडिंग कर रहे हैं। बिजली अभी मजीद 3 दिन ऐसे ही सताएगी। गुज़िश्ता रोज चीचावतनी में जलसे से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और लोड शेडिंग समेत दरपेश चैलेंजेस से मुअस्सर अंदाज में न सिर्फ निमट रहे हैं बल्कि काबू पाया जा रहा है। इसी मामले पर पैनल पर सवाल रखेंगे कि किस तरीके से वो देखते हैं कि इस पूरी हाल पर काबू पाया गया है और पाकिस्तान कितनी मनाजिल तय कर गया है। सवाल इस तरह से है, लोड शेडिंग की कमी में नाकामी आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान होगा? जो कुछ कहा गया 2013 में, 2018 में ये लोड शेडिंग जिस सूरत हाल पर दिखाई देती है, ये नून लीग को कितना डैमेज करेगी? 1 से 10 तक आप रेट करेंगे। जितना ज्यादा समझते हैं नुकसान होगा उतने ज्यादा नंबर। मजहर अब्बास साहब। देखिए, ये तो प्रॉब्लम रही है बदकिस्मती से। पिछले जो 4 साल में बाई इलेक्शन हुए हैं उनके नताइज तो ये नहीं बताते कि लोड शेडिंग की वजह से लोग वोट नहीं देते। हालांकि देना चाहिए मेरे लिहाज से। अगर कि कोई हुकूमत, कोई पार्टी ये वादा करे कि वो 6 महीने में, 1 साल में और 2 साल में लोड शेडिंग ख़त्म कर देगी और ऐसा नहीं करती तो लोगों को शऊरी तौर पे जो है उसके ख़िलाफ़ वोट देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेडिशंस रही हैं, जो हमारे यहाँ वोटिंग पैटर्न रहा है, जिस अंदाज में हमारे यहाँ वोट दिया जाता है, उससे नज़र नहीं आता कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ज़रूर। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि चूँकि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हैमर करती है, तो वो उस हद तक तो होगा। लेकिन क्या ये गेम चेंजर बनेगा? लोड शेडिंग का इशू, मैं नहीं समझता कि लोड शेडिंग का इशू गेम चेंजर बनेगा। लेकिन ये कि इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा, क्योंकि और जो बैगेजेस हैं, अगर उन बैगेजेस के साथ इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जाती है और उसमें पनामा भी है, दीगर इश्यूज़ भी हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद लोड शेडिंग की वजह से कोई पार्टी जो है इलेक्शन हार जाए। उसके रीजंस मुझे नहीं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा 4 मार्क्स दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 4 नंबर दे रहे हैं। इम्पैक्ट होगा, गेम चेंजर ये इशू नहीं होगा। मारवी सरमद साहिबा। आयशा, मेरा ख्याल है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमें पिछले जो पैटर्न नज़र आता है, अगर आप देखें जो इलेक्शन हुए थे 2008 में, उसमें जो मार पड़ी थी क्यू लीग को, वो बहुत से और फैक्टर्स के साथ साथ वो चीनी और आटे का बहरान था जो जिसने मारा था। और उनके बहुत से जो लीडर थे उन्होंने ये बयान दिया था कि हमें तो चीनी खा गई। और इसी तरह से जो 2013 के इलेक्शन थे उसमें पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा मार जो है वो इसलिए, अगरचे समझा जाता है कि करप्शन का शोर था, मगर देखें करप्शन जो है ये लोगों को ज़्यादा, जो वोटिंग पैटर्न है इसके ऊपर कोई असर ज़्यादा नहीं डालती। असर ज़्यादा डालते हैं ये इशूज़ जो कि डायरेक्ट बराह रास्त लोगों की ज़िंदगियों से जुड़े हुए होते हैं। और उसमें से लोड शेडिंग एक बहुत अहम इसलिए हो जाएगा कि इलेक्शन अगले जो हैं वो मई के एंड पे या जून के शुरू में होने वाले हैं। और ये सख्त गर्मी का मौसम होगा और इसमें अगर लोड शेडिंग के ऊपर काबू नहीं पाया गया तो उसका बराह रास्त असर ज़रूर वोटिंग पैटर्न पे होगा। यहाँ मैं आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें हैं, अगर वो झूठ ना बोलें, यानी कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रही होती हैं, ज़्यादा गुस्सा लोगों को इनके झूठ पे होता है। अभी ये इन्होंने जो वादे वईद किए थे कि साल में, 6 महीने में, 2 साल में कर देंगे, अब वो नहीं हो पाया। 4 साल हो गए और अब भी लोग जो है वो 16-16 घंटे, आपको मैं बताऊं, अभी मुझे वजीरिस्तान से हमारे साथी बता रहे थे कि 2 घंटे सिर्फ बिजली आती है वहां पे।
ज़रब के बाद ये हालात है, ज़रब जब से शुरू हुआ है उस वक्त से लेके अब तक यही हालात है कि 2 घंटे एक दिन में बिजली आती है। उन लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये लाहौर में और कराची में और इस्लामाबाद में जलसे करके ये लोग ये समझते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों के मसाइल क्या हैं, ये इस्लामाबाद के बाहर भी पाकिस्तान है, लाहौर के बाहर भी पाकिस्तान है, कराची के बाहर भी पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान भी वोट डालता है इनको, और वो पाकिस्तान तकलीफ में है, दर्द में है, वो इनको वोट नहीं देगा। ये झूठ और दगाबाजी से बाज आएंगे ना तो शायद इनकी कुछ बन जाए, मगर इस तरह से इस किस्म की इस तरह से इनके ऊपर मैं इनको मार्क करूंगी 8 तक, 8 नंबर पे करूंगी, क्योंकि और भी बहुत से फैक्टर्स होंगे, मगर ये इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा बाबर सत्तार, क्योंकि इससे तमाम चीजें मुतासिर हो रही हैं, इंडस्ट्री मुतासिर हो रही है। ठीक, बाबर साहब। आयशा एक बुज़ुर्ग हैं, वो जो फैमिली हमारी उन्हें एक अरसे से जानती है, वो अब बुज़ुर्ग हो गया है वो शख्स। वो उसने मुझे कहा कि हामिद मीर साहब बड़े पसंद हैं उसे, तो उसने मुझे कहा कि किसी दिन तुम अगर हामिद मीर के प्रोग्राम पे जाओ तो वहाँ पे जाके ये बात करना कि ये बिजली जो नहीं आती रात को, तो उससे ना रात को नींद आती है, और जब बिजली नहीं होती तो मच्छर काटते हैं, और मैं सो नहीं सकता रात को, और फिर मुझसे दिन को काम नहीं होता। और उसने यानी 5 मिनट तकरीबन उसने अपनी कैफियत थी वो दिन की बयान की कि कोई यानी ज़िंदगी हमारी बर्बाद हो गई है इस वजह से कि बिजली नहीं आती। तो ये बड़ा जेन्युइन इम्पैक्ट है। तो एक तरफ आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, दूसरी तरफ आप वज़ीर आज़म साहब को सुनते हैं कि वो कल जाके, आपने जिक्र किया चीचा वतनी का, वहाँ पे जाके वो ये फरमा रहे थे कि देखें हम आपके लिए बिजली के कारखाने लगा रहे हैं और जो पिछले छोड़ गए थे। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये 5वां साल चल रहा है PMLN का हुकूमत के अंदर, 5वां साल। मेरा ख्याल है भुट्टो साहब को टोटल 5 साल मिले थे, हम अभी भी बात करते हैं कि ये मंसूबे लगे, ये हो गया, वो हो गया। ये 5वां साल चल रहा है इस हुकूमत का, और उसमें प्राइम मिनिस्टर की ये ऑडेसिटी हो कि बजाय कि माजरत करें कि हमारा ख्याल था हम जल्दी ख़त्म करेंगे, हमने वादा किया था हम जल्दी ख़त्म करेंगे, हमें ख़त्म करना चाहिए था, हम ये वादा करके आए थे, हम वादा नहीं पूरा कर सके, माजरत करना चाहते हैं आपसे, और अभी भी कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे कि हम ये ख़त्म करें। इसके बजाय वो ये कह रहे हैं जी पिछले छोड़ गए थे और देखें हम अब, और जियो को चलाना चाहिए वो जिस तरह हम चलाते रहते हैं मुख्तलिफ लोगों का कि इस वक्त ये बयान दिया, इस वक्त ये बयान दिया, इस वक्त ये बयान दिया। वो ज़रा बयान चलाइए ताकि लोगों को पता तो चले, याद तो आए दोबारा से कि इन्होंने क्या बातें की हुई हैं। देखिए पाकिस्तान का फेलियर गवर्नेंस का फेलियर है, और उससे मैक्रो लेवल के ऊपर जब आप देखते हैं तो बिजली का प्रॉब्लम है, माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो PIA का प्रॉब्लम है। ये कह के आए थे कि हम PIA ठीक करेंगे, एक छोटा इदारा इनसे ठीक नहीं होता। एक मैक्रो लेवल का इशू था कि हम बिजली ठीक करेंगे, आपसे बिजली ठीक नहीं हो रही। तो फिर किस वजह से? यहां तो प्रॉब्लम यह है कि कोई ऑल्टरनेटिव आपको नजर नहीं आता। वो धरनों में कभी लगे होते हैं, कभी गलत तरफ PTI लगी हुई है, वरना इतनी गलत परफॉर्मेंस है, इतनी इनकॉम्पिटेंस है इस गवर्नमेंट की कि अगर उस पर सही तरीके से कोई इशू बेस्ड बात करे तो बिल्कुल लोगों को वोट इस पे नहीं देना चाहिए, वोट PMLN को। मैं कहता हूं, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या, लेकिन मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूं। अगर आप ये काम नहीं कर सके तो आपको बिल्कुल वोट नहीं मिलना चाहिए। बाबर सत्तार साहब 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं कि लोगों की जिंदगी एक बिजली ना होने की वजह से किस कदर मसाइल का शिकार हो जाती है, सामना करना पड़ता है, और मुतबादिल कोई नहीं कि जो इन इशूज़ पर बात करे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे इरशाद भट्टी, हफीजुल्लाह नियाजी, अमजद शुएब से किस तरीके से देख रहे हैं कि अवाम इस पूरे मसले पर नून लीग को कहाँ रेट करेगी। ब्रेक के बाद लोड शेडिंग की कमी में नाकामी, आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान होगा। अमजद शुएब साहब। मेरे ख्याल में इलेक्शन एक और प्रोसेस है, इसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोगों में बेहसी आ चुकी हुई है। आप देखिए कि किसी ने इनसे कभी सवाल नहीं किया। अभी आपने रिसेंट प्राइम मिनिस्टर की तकरीर की बात की, आप देखिए कि पिछले इनकी तकरीरें अगर सामने रखें तो बाज़ हज़रात ने कहा कि अगर हम ये ना कर सके तो मैं अपना नाम तब्दील कर लूँगा। 5वां साल जा रहा है, नाम तब्दील नहीं हुआ। बाज़ ने कहा जी मैं सियासत छोड़ दूँगा। चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, अगर हम ये ना कर सके तो सियासत छोड़ दूँगा, वो भी नहीं छूटी। मेरा ख्याल है कि उनको इत्मीनान है, वो हमारे लोगों की साइकी समझते हैं और उनको पता है कि ये सारी चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी और उसके बावजूद हम इन लोगों को किसी न किसी तरह हैंडल कर लेंगे। मैं इलेक्शन प्रोसेस को देखता हूँ कि आखिर में देहातों में जाके जहाँ आवाम की हालत इंतहाई मखदूश है,
आप थर की बात कर लें, अंदरून सिंध की बात कर लें, वहाँ 15-20 दिन महीना देगे चले जाती हैं और वहाँ पे कोका कोला के क्रेट्स पहुँच जाते हैं और ये लोगों को पकड़ के मजबूर करके जाके उनसे अपना वोट दिलवा लेते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट्स इसी तरह होंगे, रोना धोना उसके बाद रहेगा, दुख इसी तरह रहेगा। इस गर्मी सर्दी का कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्किंग कहाँ, कितने नंबर देंगे? कुछ भी 0, 1, 2, 3? मेरा ख्याल है कि इसमें मेरी तरफ से 2 नंबर दे दीजिए। 2 नंबर दे रहे हैं। नियाजी साहब। देखिए जी, सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सियासत के बारे में ये तयन करना 1 हफ्ते के बाद क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा पीरियड है। सियासत में बड़ी इवेंचुअलिटी होती हैं। अब आप पूछ रही हैं कि जी अगले इलेक्शन जो कि पॉसिबली अगस्त 2018 में होने हैं, उस वक्त तक बिजली का क्या रोल होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब कम से कम कोई सियासी तजिया करने वाला आदमी या सियासत के बारे में एक अमकानी सूरत हाल का जायज़ा लेने वाला आदमी, वो कभी भी ये नहीं तयन कर क्या होगा। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि मैं मदर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सियासत के अंदर जो सियासत होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके अंदर ये चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल मौजूद होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जो होती है और जो सियासत के अंदर इश्यूज होते हैं उनकी एक रेलेवेंस होती है। कौन सा इशू कितना बड़ा है, पता नहीं उस वक्त क्या क्या बड़ा इशू हो चुका होगा, कोई अल्लाह ना करे कोई बहुत क़यामत का मंजर ना हो और उसी को सारी सियासी जमातें हैंडल कर रही हो या एक दूसरे में एक तकाबुल चल रहा हो। तो चुनाचे पहली बात। अच्छा, दूसरी एक बात कि आपने ये बिजली जो है ना, ये एक बड़ी जादुई चीज़ है। ये जितनी आप बढ़ाते जाएंगे ना, मसलन पीपल्स पार्टी की आखिरी वक्त में हमारी टोटल डिमांड जो थी ना 14,000 मेगावाट हम देते तो हमारी जीरो लोड शेडिंग थी। आज डिमांड जो 19-20,000 है। आज इंडस्ट्री जीरो लोड शेडिंग आज भी है। देखिए मैं ये बात आपको समझाऊं, ये एक बिल्कुल इकोनॉमिक्स की अच्छा, टाइम नहीं है, मुझे भट्टी साहब की तरफ जाना है। आप मेरा ख्याल है कि इसका कोई 2-3, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने इतने अच्छे काम किए थे, लेकिन उनका हासिल नहीं होते हुआ था क्योंकि वहां पे सियासत जो थी, डिक्टेटरशिप वर्सेस जो है जमहूरियत, उसका बड़ा मुकाबला था। जी मैं क्या न्याय साहब आप स्टार्ट होते हैं तो वो रुकते ही नहीं है। बात ये है कि क्या करें, बड़ा जरूरी था क्या करें। आप कितने नंबर देंगे इसको इरशाद भट्टी साहब? कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी। या क्या कहूँ कि आंखों के अंधे नाम नयन सुख, या क्या कहूँ बैठी तू ठींदा नहीं ना मेरा नूर भरी, या क्या कहूँ लो आप ही अपने दाम में से याद आ गया। क्या कहूँ, ये किसी को पता था मीनारे पाकिस्तान में पंखा जलते हुए कि ये हमारे पे आएंगे? माइक गिराओ परफॉर्मेंस पे किसी को पता था ये हो जाएगा? माल रोड पे जूते फेंकते हुए किसी को पता था ये हो जाएगा? लेकिन चूंकि धोखे को घर बड़ा पसंद होता है, वो वापस अपने घर आता है, जो चक्कर दिए होते हैं वो वापस आते हैं, तो ये सारे आ रहे हैं। तो टाइम थोड़ा है, बहुत लंबी बात है। मैं इसके चूंकि इलेक्टेबल की सियासत है, बड़ी बेहिस सियासत है, तो यहाँ लोग जीतते हैं, नज़रिया नहीं जीतते, इश्यूज हार जाते हैं। तो फिर भी मैं 5 नंबर ज़रूर दूंगा कि 5 नंबर ये अगले इलेक्शन में ये मैटर करेंगे 5 नंबर, और ये इतना होगा इसका लोड शेडिंग का असर। वरना तो हमारे यहाँ तो कमज़ोर याददाश्तें मजबूत मेदे, अल्लाह हाफिज़, बात खत्म। हमारे सवाल के जवाब में पैनलिस्ट की जानिब से मुख्तलिफ नंबर दिए गए हैं 4, 8, 10, 5, 3, 2, यानी कि दोनों तरह से देखा गया है कि लोग भूल जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा, इलेक्टेबल्स की सियासत है। वहीं ये भी कहा गया कि ज़रूरी है कि लोग ये शऊर रखें कि उनको किस तरीके से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। बेहतर यह कि वादे ना किए जाए, पूरे ना कर सके तो माजरत की जाए और आवाम के साथ झूठ ना बोला जाए। पैनलिस्ट की जानिब से जो नंबर दिए गए उसकी औसत 4 बनती है कि इस हद तक ये नुकसान देगा अगले इंतखाब में। नून वीक को प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।